ओके ओके स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल बेटा। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि हाउ टू जज कि कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है तो वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। आई होप सभी को याद होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा पोल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन में गिवन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी एक ए पॉइंट पर कंटिन्यूस है एफ। कंडीशन बतानी है इनमें से हमें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। जल्दी से भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। टाइम्स अप होने वाला, जल्दी से। ओके, सभी का आगे। ओके, डन। ठीक है बेटा। ओके, सभी का आंसर ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। गुड। तो ऑप्शन होगा भाई डी हमारा। रीजन बिकॉज हमने पढ़ा था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब कोई उसका फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिन बच्चों ने ए दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ग्रेट। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन हमने सीख लिया था कि कंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं होता और अगर हम उसको सॉल्व करके देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होने चाहिए, उस पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए। तो आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी के, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे। अच्छा, अब आता है सबसे पहले कि कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। फंक्शंस विच आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी अगर आप रियल नंबर लोगे एक्स का वैल्यू, तो उस पर हमेशा ही फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे कुछ फंक्शन हैं जिसमें होते हैं साइन, कॉसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमारे 5 फंक्शन है जो ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं इन आर। मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लोगे तो उस पर हमेशा ही क्या होगा, कंटिन्यूस। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, इफ इक्वेशन होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस ई की रेज टू पावर एक्स, और आपसे पूछा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम निकालने बैठे और फंक्शन की वैल्यू एक्जैक्टली पाई बाय 2 पे क्या है। हमें पता है कि अगर साइन, कोसाइन, ई रेज टू पावर एक्स, मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस होता है तो उनका सम, ये थ्योरम है क्या, उनका सम दो फंक्शन लेट से एफ एक्स और जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ continuous on x belongs to r, अगर हर जगह पे कंटिन्यूस है then fx plus minus gx, fx multiplied by gx, fx divided by gx, fx whole to the power
gx 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या होंगे? अगर फॉग गॉफ भी आता है तो वो डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलवेज क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस फंक्शन को देखकर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, लेट्स से किसी पॉइंट के बारे में बात करें। अगर किसी पॉइंट पे भी लेते हैं लेट्स से, अच्छा कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, जो हमने पढ़े, साइन, कोसाइन, ई रेज़ टू पावर एक्स, मॉड फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, और हमें चेक करना है कि क्या इज एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो लिखा है एक्स प्लस वन बाय एक्स हर रियल नंबर की वैल्यू के लिए, एक्स के लिए कंटिन्यूस होगा? जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट फटाफट भी सभी के आंसर जल्दी से। यस नो, वाई और एन, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी, सभी के आंसर आने चाहिए। 30 सेकंड जल्दी से। काफी बच्चों का यस आ रहा है, जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे नो भी कर रहे हैं। समझ के आंसर देना है, समझ के। ठीक है, ओके। काफी बच्चों का आंसर आया, जिसमें से ज्यादातर मेजोरिटी बच्चों ने यस सर करा है। तो मैं यस सर वालों को बोल देता हूं नो होगा बेटा, नो। रीजन बीइंग, कुछ बच्चों को देखकर ये लग रहा है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चों को लगेगा कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, और सर ने पहले बात बताई है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, तो उन बच्चों ने बोल दिया यस सर। उन्होंने चेक नहीं करा, डायरेक्टली ये सोच के बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पहली बात बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन में 1/x नहीं आएगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं मान सकते। तो जिन बच्चों को लग रहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पहले अपनी पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है बेटा, उसका बेसिक समझो क्या है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स हमें सिखाते थे 9th-10th में कि किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर जो ये 1/x लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये x की और -1 आ गई, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जिन बच्चों को ये बात पता है वो समझ गए। और अगर इतना भी नहीं पता बेटा, तो इसको देखकर आप समझो कि 1/x लिखा है, तो अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ कंटिन्यूस रहेगी, मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कहाँ रहेगा? क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो तो 0 + 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा? ब्रेक आ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इसी में बोल देता मैं कि x की वैल्यू 0 को छोड़कर बताओ क्या ये कंटिन्यूस है, तब क्या होता? आंसर यस होता। 0 को छोड़कर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस रहेगा हमेशा। ठीक है, तो कुछ फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, मतलब हर जगह पे, जिसमें से 5 फंक्शन मैंने लिखे, साइन एक्स, कॉस ई की पावर एक्स। अच्छा, जब साइन में बोल रहा हूं तो साइन का मतलब सिर्फ साइन एक्स नहीं, साइन 2x लिखा हो, साइन 3x लिखा हो, साइन 4x लिखा हो, कुछ भी। ठीक है, ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर नहीं, ई की पावर 2x भी हो सकता है, ई की पावर -x भी हो सकता है, ई की पावर 8x भी हो सकता है, कुछ भी। इसी तरह से मॉड भी अंदर अंदर भी कुछ हो सकता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत तरह के आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रिक, क्यूबिक, सब। तो ये फंक्शन ऑलवेज जब भी दिख जाए आपको, हमेशा आप देखकर ही बोलोगे कि ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, तो इनके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आता है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। कुछ फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, कुछ अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, जो बाकी फंक्शन बच गए, तो वो जहां जहां पे डिफाइंड है वहां तो कंटिन्यूस होंगे। अब मैं अगर पूछता हूं, एक क्वेश्चन आया, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, इज एफ एक्स कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन? तो जल्दी से यस और नो भाई, फटाफट। मैंने पूछा क्या 10x जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में? एंड आई होप सभी को डोमेन और रेंज मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है।
जल्दी जल्दी सभी के, कुछ सॉल्व नहीं करना, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या पूछ रहे हैं और आंसर करना है। ठीक है, मेजोरिटी का आंसर मिल गया मुझे, वेरी गुड। किसी का भी आंसर गलत नहीं आया अभी तक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि अगर डोमेन वर्ड लिख दिया तो डोमेन का मतलब है जहां पर 10 डिफाइंड है, 10 की x की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है, वहीं पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो कंटिन्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यस होगा इसका आंसर, नो रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 10x बोलूं, अगर मैं सिर्फ बोलता fx इज इक्वल टू 10x, इज fx कंटिन्यूस, अगर मैं ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि कहां पर, तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट सभी जगह पे बात हो रही है, तो हम बोलेंगे नहीं, सब जगह पे कंटिन्यूस नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूस अगर सिर्फ ऐसे लिखा है और बताया नहीं है स्पेसिफिकली कि किस पॉइंट पर कहां पर चेक कर रहे हैं, या डोमेन नहीं बोला है स्पेसिफिकली, तो हम मान के चलते हैं हर जगह पे बात हो रही है। तो हर जगह का मतलब हो गया कि अगर हर जगह पे कंटिन्यूस होगा तभी हम बोलेंगे यस, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो आपको पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ जिस बच्चे को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छी तरह से करना है, उसको सिर्फ सिर्फ अपना लिमिट्स इवेल्युएट कैसे करते हैं ये स्ट्रॉन्ग करना है। एंड लिमिट जो आप इवेल्युएट करते थे वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि लिमिट्स कैसे इवेल्युएट करी जाती है। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कुछ, एंड आई विल गाइड यू कि कैसे कैसे हम डिफरेंट टाइप से अप्रोच से लिमिट इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि अगर जिस बच्चे का लिमिट समझ में आ गया, जिसको कैसे इवेल्युएट करा जाता है, तो उसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने लिमिट्स के इवेल्युएट करते समय, जो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक करे थे। लिमिट x टेंड टू 0 अगर गिवन है, साइन x ओवर x, ये आपका होता है क्या, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से लिमिट x टेंड टू 0 tan x ओवर x है, तो ये भी हमारा 1 होता है। लिमिट x टेंड टू अगर 0 साइन इनवर्स x ओवर x, या फिर लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x ओवर x, ये भी आपके 1 होते हैं। फिर आता है लिमिट एक्सपोनेंशियल की e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x ओवर x भी 1 होता है। अच्छा, जब हम log लिखते हैं, जब यहाँ पर मैंने log लिखा, जैसे मैंने कुछ भी लिखा log x, तो मैथ्स में ध्यान रखना, मैथ्स में स्पेशली जब आप log x लिखते हो तो बेटा बाय डिफॉल्ट उसका बेस e होता है। ठीक है, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, जो आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ln x लिखते हैं। ठीक है, मैथ्स में जब भी आपको देखोगे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ लॉग लिखा होगा, बेस अगर नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट यू विल टेक इट एज ई बेस। ठीक है, नेचुरल लॉग। अगर स्पेसिफाई करा है कुछ और तो आप चेंज कर सकते हो उसे। तो बेस चेंजिंग जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लेट्स से log a बेस b लिखा है, तो यू कैन राइट इट एज log e बेस b डिवाइड बाय log e बेस a। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको log का बेस चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट लाइक दिस। ठीक है, तो जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते थे log की, तो log x का डेरिवेटिव आप पढ़ते हो 1/x होता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हम जो बेस लेते हैं वो e बेस लेते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में भी जब मैंने log लिखा है 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, तो वहां पर बेस e ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट अगर x टेंड टू 0 है तो a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये होता है आपका log a। अगेन बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, e। लिमिट x टेंड टू a लिखा है और x की पावर n माइनस a रेज़ टू पावर अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू होगा n टाइम्स a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये भी याद होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड, अगर कुछ डाउट है बेटा तो आई विल अनम्यूट यू। ठीक है, और फिर आप कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो लेट मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, बाकी मैं जो भी लिख रहा हूँ ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा, तो आप एक्सेस कर पाओगे इसे बेटा। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ पीडीएफ में कर रहा हूँ, तो जितना भी लाइक नोट्स वगैरह होंगे आप इनको एक्सेस कर पाओगे। तो सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि साथ के साथ आप नोट भी कर पाओ सारी चीजें। तो इट्स ओके, जो जो मेन थिंग्स हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लिमिट इवैल्यूएट करना आना चाहिए। जिस बच्चे को लिमिट इवैल्यूएट करना आता है, सारे तरीके पता है किस तरह से लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, तो उस बच्चे को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कोई डिफरेंट मतलब डिफिकल्टी नहीं आएगी।
और बाकी बेसिक पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है। चले आगे। ओके, तो बेटा ये चीजें याद रखनी है आपको, बेसिक्स। उसके बाद आता है, अब लिमिट जब हम इवेल्युएट करते थे तो उसके अलग अलग तरीके थे। लाइक कभी हम रैशनलाइज करते थे इवेल्युएट करने के लिए, कभी हम फैक्टराइज कर देते थे, कभी हम ट्रिक के फॉर्मूलाज का मैनिपुलेशन लगाते थे, मैनिपुलेशन लगाकर सॉल्व करते थे, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लिमिट इवेल्युएट करते थे, फैक्टराइज करके, मैनिपुलेट करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर। कुछ स्टैंडर्ड जो रिजल्ट मैंने ऊपर लिखे हैं सारे 1 से लेकर 7 तक, ये वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है कैसे आप लिमिट इवेल्युएट कर रहे हो। तो एक इजी तरीका है, अगर आपका लिमिट आपने सॉल्व किया, लिमिट लेट्स से एफ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कुछ इस तरह से लिखा है, एंड जिसमें जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, एंड बोथ एफ एक्स जी एक्स आर continuous at x equal to a and differentiable at x equals to a। अगर दोनों फंक्शन जो fx और gx लिखे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो दोनों ही फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी हैं उस a पर पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबल भी है। एंड जो लिमिट है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx अपॉन gx, अगर इस फॉर्म में आ रहा है, इज ऑफ फॉर्म 0.0 की फॉर्म में आ जाता है और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाता है। अगर इन दो फॉर्म में आ जाता है तो आपके पास एक बहुत इजी तरीका है लिमिट इवेल्युएट करने का, ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना। तो अगर इन ज्यादातर इन्हीं फॉर्मों में आता है, जब आप सॉल्व करोगे तो ज्यादातर यू विल फाइंड कि अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स वो 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होने चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देन बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल लगाने का मतलब क्या है, तो जो आपके लिमिट था एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डेरिवेटिव भी कर सकते हो, स्टिल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अगर डेरिवेटिव करने के बाद भी अगर स्टिल अभी भी आपका लिमिट अगर आप डायरेक्टली एक्सटेंड टू ए पुट करते हो, तो आपका अगर अभी भी 0.0 या नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में ही आ रहा है, तो दोबारा अगेन एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। तो ये कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक हमारा पूरा लिमिट इवेल्युएट नहीं हो जाता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ इसके, ताकि आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे लगाना है इसे। लेट्स से हमें दिया हुआ है, ये देख लो, मैंने जो बताया एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहां पर आपका जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और आपको लिमिट इवेल्युएट करना है एक्सटेंडिंग टू ए पर। तो अगर आपके एफ एक्स और जी एक्स सबसे पहले दोनों कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पर और डिफरेंशिएबल भी है। अभी डिफरेंशिएबिलिटी की हम कंडीशन भी पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, बट आई थिंक ज्यादातर बच्चों को पता होगा क्योंकि आपका ये फर्स्ट टर्म में आ चुका है टॉपिक। हाँ, तो अगर कंटिन्यूस भी है फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी है एक्सटेंडिंग टू ए पर, तो आपका जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है, तो उसमें एक एल हॉपिटल रूल करके हम लगा देते हैं। ये आपका लाइक सीबीएसई में नहीं दे रखा है, ये आपको लाइक ऐसे याद रखना है। तो एक शॉर्टकट हो गया कि अगर एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए की वैल्यू लिमिट अगर इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। और ये तब तक करना है जब तक आपका 0.0 और इन्फिनिटी की अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है, जो कि इनडेटरमिनेट फॉर्म है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे करना है। लेट्स से हमें गिवन है एक फंक्शन, गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, लेट्स से 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 8x स्क्वायर, और दिया हुआ है लेट्स से व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है k इफ x इज इक्वल टू 0।
तो हमें फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है कि जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब fx क्या है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन का वैल्यू k गिवन है। और हमें गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, गिवन इज कि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड k, और आपको k का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो हमने क्या किया, अगर हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू k पॉइंट पर, सॉरी 0 पर, और आपको किसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, k का, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 नहीं है, चाहे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 0 को या राइट साइड से अप्रोच करें, तो फंक्शन का वैल्यू हमें ये लेना है और इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। और ये जो आंसर आएगा लिमिट, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके इक्वल होंगे, f0 के इक्वल होंगे, जो कि k है। तो f0 तो हमें पता है डायरेक्टली k है, और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, इस तरह से लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन होता था 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 8x स्क्वायर, ये होगा। तो अब इसको इवैल्यूएट कैसे करें, अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 0, कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ गया, और नीचे भी 8x स्क्वायर, 8 0 का स्क्वायर अगेन 0 आ गया, तो ये आपका 0.0 की फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। तो या तो मैं क्या करूं, मैनिपुलेशन करूं, मैनिपुलेशन मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x का ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन लगाता हूं कि 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, एंगल 4 था यहाँ पर तो 2x आएगा, डिवाइड बाय 8x स्क्वायर एज इट इज, तो लिमिट हो गया एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, नीचे भी क्या कर दिया हमने 4x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता था लिमिट में, तो अगर साइन 2x अपॉन 2x होगा और फिर अगेन साइन 2x अपॉन 2x होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन x ओवर x 1 होता है जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर एक्सटेंडिंग टू 0 है लेकिन यहाँ पर तो एंगल में 2x लिखा है, तो बेटा अगर x की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने नीचे जो 8x स्क्वायर था उसको 4x स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज मुझे 2x की जरूरत है, 2x इंटू 2x, और जो बचा हुआ 2 है उसको अलग से लिख दिया, 8 में से 4x स्क्वायर सेपरेट कर दिया और 2 अलग लिख दिया, ये 2 कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक तो हुआ कि इस तरह से मैनिपुलेशन करके हमने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी तरह से सॉल्व हुआ, राइट हैंड भी यही आएगा। अब अगर मुझे लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना या थोड़ा सा जल्दी करना है, फास्ट करना है, तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, अप्लाई एल हॉपिटल रूल लगा दूंगा। क्या कहता है एल हॉपिटल रूल, कि जो आप लिमिट इवैल्यूएट कर रहे थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 8x स्क्वायर, इसको कैसे इवैल्यूएट करो, याद है किसी को, क्या बताया था मैंने, क्या करेंगे हम, ऊपर भी डायरेक्ट कर देंगे नीचे भी, क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूं तो ये 0.0 की फॉर्म में आ रहा है, तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव नीचे वाले का भी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 का 0, cos 4x का क्या होगा, माइनस का sin 4x, और इंटू में 4 भी होगा, माइनस का sin 4x इंटू में 4, क्यों, क्योंकि चेन रूल लगा दिया, ठीक है। साइन cos x का होता था माइनस साइन x, तो माइनस साइन x लिख दिया, लेकिन जो 4x है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में हमारा हो गया 16x, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है और 8 से मल्टीप्लाई होकर 16x हो गया। फिर हमारा क्या बन गया आंसर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ये बन गया 4 sin 4x डिवाइड बाय 16x, ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आपने फिर नोटिस करा कि अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो फिर ऊपर 0.0 की फॉर्म में बन रहा है दोबारा, तो मैंने कहा था एल हॉपिटल दोबारा लगा सकते हो अगेन, तो अगेन लगाया तो क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस sin 4x का होता है cos 4x, और 4x का 4 डिवाइड बाय 4x जो नीचे लिखा है उसका सिर्फ 4 ही आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब अगर मैं लिमिट लेता हूं एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे, तो cos 4x कितना होगा, cos 0 पे 0 होता है, सॉरी cos 0 पे हमारा क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो एल हॉपिटल रूल लगाकर भी सॉल्व हो जाएगा अगर किसी बच्चे को मैनिपुलेशन नहीं आ रही है तो, लेकिन यहाँ पर एल हॉपिटल रूल हमें कितनी बार लगाना पड़ा, 2 बार। तो जब तक वो 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो।
स्कूल में अगर आता है तो उसमें लाइक अलाउड नहीं है कि एल ऑपरेटर रूल आप लगा कर सॉल्व करो, क्योंकि कोर्स में आपका दिया नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्या बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड से बेटा अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से जस्ट रेज योर हैंड एंड हाँ बेटा बोलो, किसी को पूछना है कुछ बेटा, सभी को आया समझ में? Yes. ओके, किस किस को किस हाँ एक मिनट किस किस को एल ऑपरेटर रूल पहले से पता था? एल ऑपरेटर रूल इस तरह से लगाते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड जिनको पता था एल ऑपरेटर रूल। ओके, कुछ 4-5 बच्चों को पहले से ही पता था, राइट, ठीक है। हाँ बेटा, अगर किसी का एक एक करके जस्ट रेज योर हैंड जिसको कुछ डाउट है तो। ओके, हाँ बोलो बेटा, कुछ डाउट है तो बोलो। हाँ बेटा, किसी का स्नेहा आप पूछो बेटा, कुछ डाउट है तो। सर जब ये 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा तो सर इसके बाद और इवैल्यूएट करना है? हाँ मतलब अगर आपका फॉर्म ये जो एल ऑपरेटर रूल की कंडीशन है सिर्फ तभी लगेगी जब आपका 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है, तभी लगाना है। ठीक है, क्लियर। और उसके लिए भी क्या कंडीशन मैंने बोली एल ऑपरेटर रूल के लिए, कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, आप न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस 4x। कॉस 4x मैंने बोला था कॉस साइन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, 1 तो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, उनका माइनस कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा हर जगह पर, और 8x² आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूस होगा, और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो हम डायरेक्टली इनको डेरिवेटिव कर कर ऊपर नीचे एल ऑपरेटर लगाकर इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर आप मैनिपुलेशन नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, बोलो भी बोलो, क्लियर है? हाँ शिवानी आप बोलो बेटा। हाँ शिवानी बोलो बेटा, कुछ डाउट है तो। सर साइन 4x ओवर 4x 1 नहीं होगा? साइन 4x ओवर 4x हाँ 1 होगा बेटा, तो इसमें क्या डाउट है? क्यों किया उसको डेरिवेटिव? नहीं मैं तो एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो दोनों तरह से इजी है, कुछ लाइक बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का आपने फॉर्मूला लगा के मैनिपुलेट करा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एल ऑपरेटर लगा कर करा तो भी सॉल्व हो गया। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि एल ऑपरेटर रूल से बहुत ईजी हो जाता है, मैनिपुलेशन बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये आप काम में ला सकते हो एल ऑपरेटर। समझ में? तो आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि आप हमेशा ये एल ऑपरेटर लगाकर ही सॉल्व करो, आपको वैसे भी मैनिपुलेट करके आना चाहिए, बट जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा ईज है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, तो वहां पर आप एल ऑपरेटर लगा सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू, लेट्स से दिया हुआ है, सभी बेटा अपने आप को म्यूट रखेंगे। ओके, क्वेश्चन लेट्स से दिया हुआ है, लिमिट इवैल्यूएट करनी है x टेंडिंग टू π/4, और क्वेश्चन दिया हुआ है √2 cos x - 1 डिवाइड बाय cot x - 1। न्यूमरेटर में लिखा है √2 cos x - 1 और डिनोमिनेटर में लिखा है cot x - 1, ये इवैल्यूएट करना है। तो अब अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू लाइक मैनिपुलेट करके सॉल्व करता हूँ तो इट विल बी क्वाइट लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम x के लिए π/4 पुट करते हैं तो cos π/4 पे कितना होता है, 1/√2 होता है, एंड √2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 - 1 विच विल बी 0। कॉट भी π/4 पे 1 होता है, तो 1 - 1 डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि हमने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि ये तो 0.0 की फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, और हमें पता है कि cos ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं क्या आएगा, √2 cos x लिखा है, तो cos x की वैल्यू क्या होती है डेरिवेटिव करने पर, माइनस साइन x होती है, और जो -1 लिखा है वो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय cot x लिखा है, तो cot x की वैल्यू क्या आएगी, cot x। मैंने बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होते हैं वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होने चाहिए उस पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि cos x मतलब जो x की वैल्यू π/4 है वहां पर वो ब्रेक नहीं होता, और cot की वैल्यू भी π/4 पे डिफाइंड है, वो भी ब्रेक नहीं होती। कितनी होती है, 1 होती है। तो लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं क्योंकि 0.0 की फॉर्म में आ रहा है, तो cot का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos x स्क्वायर x आएगा, राइट।
और -1 का 0, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि अब अगर हम डायरेक्टली पाई बाय 4 पुट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होगी 1/√2 और कॉसेक पाई बाय 4 यानी कि √2 का रेसिप्रोकल करोगे 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या है हमारा? ये 1 हो गया और नीचे क्या हो गया 2, तो आंसर आ गया 1/2। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से करता इट विल बी क्वाइट लाइक लेंथी प्रोसेस। ठीक है, हाँ बेटा म्यूट करके बताओ आप अगर किसी को कोई डाउट है तो। एंड आई होप सभी को समझ में आएगा कि एलोपेटर रूल का एप्लीकेबिलिटी की थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करने की बजाय हम एलोपेटर रूल से अगर करेंगे तो थोड़ा सा ईज हो जाता है। क्लियर है सभी को? यस किसी को सर। डाउट बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये इसका लाइक क्या है एलोपेटर रूल का एक लाइक एडवांटेज हो गया कि आप एलोपेटर रूल लगाकर बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके करोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। कई बार क्या होगा बहुत इजी होगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों तरह से करा हमने, कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं था, दोनों इक्वली थे। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा जिसमें आपको लगता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन बहुत लेंथी प्रोसेस हो सकता है तो आपको एलोपेटर रूल लगाना है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि लाइक अगर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है डेरिवेटिव करना तो आप एलोपेटर रूल लगाकर सॉल्व कर दो उसे। ठीक है, ओके ठीक है बेटा आगे चलते हैं। ओके अब मैंने बताया कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, कुछ फंक्शन जो होते हैं अपने डोमेन में क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। बाकी जो फंक्शन रह गए जैसे 10 जो फंक्शन है वो 90 पर नॉट डिफाइंड है, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड है, बाकी सभी जगह पे क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट a b belongs to R real number and b and एक फंक्शन डिफाइन करा गया fx such that कि a sin pi by 2 x minus 1 for all x less than equal to 0 and 10 2x minus sin 2x divided by bx cube for all x greater than 0। ये दो फंक्शन को इस तरह से लाइक फंक्शन को हमने दो तरह से डिफाइन कर दिया, फॉर लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। एंड बोला क्या है इफ f is continuous at x equal to 0, दिया हुआ है कि x equal to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, देन आपको बताना है वैल्यू ऑफ 5 माइनस ए बी कितना होगा। ठीक है, और b की वैल्यू को भी बोल देते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो b लिखा है अगर वो 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए b पर कंडीशन लगा दी कि b एंड a बोथ आर रियल नंबर बट b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रियल सारे रियल नंबर होंगे बट एक्सेप्ट 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जेई जो अभी हुआ था उसके एक शिफ्ट में आया हुआ है 2021 का या 20 का है। तो सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन अगर कोई भी कंटिन्यूस है, मैंने क्या बोला अगर किसी बच्चे को कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छी तरह से करना है तो उसको लिमिट इवैल्यूएट करना आना चाहिए। तो मैंने लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए एक इजी तरीका और बताया कि अगर आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0.0 की फॉर्म में आ जा रहा है अगर लिमिट, तो आप उसको क्या कर सकते हो एल ऑपरेटर लगाकर सॉल्व कर सकते हो। बाकी और स्ट्रेटजीज अभी याद होनी चाहिए आपको जो आपने 11th में पढ़ी थी, रैशनलाइज करना, फैक्टराइज करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एल ऑपरेटर रूल से ही सॉल्व करोगे आप, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैनिपुलेशन करके भी सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी से 1 मिनट और फिर डिस्कस करते हैं। एंड जिनके आंसर आ रहे हैं वो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हमारा आंसर भाई ये आ रहा है, देन 1 मिनट बाद फिर डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया मेरे पास।
Last few seconds. किसी का भी नहीं हुआ? ओके, एक बच्चे का आंसर आया है। ओके, ए की वैल्यू आ गई बेटा आपकी। बी भी निकालो और जल्दी से इवैल्यूएट कर, फिर क्या रहा है आपका आंसर? ए तो आ गया आपका, बी भी इवैल्यूएट करके बताओ क्या आंसर फाइनल आएगा आपका। ओके, किसी बच्चे का ये 0 आ रहा है, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। ओके, सभी ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन दिया हुआ हमें कंटिन्यूस है। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो हमें पता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और फंक्शन का वैल्यू भी एग्जैक्टली 0 पॉइंट पर। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है? अगर मैं 0 लेता हूं तो इस फंक्शन को लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन x इक्वल टू 0 है वो यहां से आएगा। तो x इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 0 पॉइंट पर कितना है? a टाइम्स साइन पाई बाय 2। x के लिए 0 पुट करोगे तो -1 बचेगा, यानी कि क्या हो गया, a टाइम्स माइनस साइन पाई बाय 2। मैंने माइनस बाहर क्यों लिखा? बिकॉज साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। एंड पाई बाय 2 पे सभी को वैल्यू पता है कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर आ गया माइनस। तो अगर एग्जैक्टली 0 पे लेते हैं फंक्शन का इवैल्यूएट करते हैं तो कितना आ रहा है आंसर? माइनस ए आ रहा है। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करता हूँ, राइट लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, जो कि है लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव 0 पॉजिटिव tan 2x माइनस sin 2x होल डिवाइड बाय bx की। और हमने डिस्कस किया था कि जो मैं 0 पॉजिटिव लिखता हूँ, इसका मतलब है कि मैं राइट हैंड वैल्यू राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो x का वैल्यू है वो जो 0 अप्रोच कर रहा है वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, लाइक वैल्यू को क्लियर। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैंने देखा पहले कौन सी फॉर्म में जा रहा है। अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूँ तो tan 0 0 आएगा, sin 0 0 आएगा, नीचे भी x क्यूब 0 हो जाएगा, तो ये 0.0 के फॉर्म में जा रहा है। तो मैं इसमें एल ऑपरेटर रूल लगा सकता हूँ, राइट। तो इफ आई अप्लाई एल ऑपरेटर रूल तो क्या आएगा आंसर? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव tan 2x का डेरिवेटिव करोगे क्या होगा? sec स्क्वायर 2x और 2x का 2 माइनस sin 2x का होगा cos 2x और 2x का अगेन 2 होल डिवाइड में जो b x क्यूब लिखा है तो उसमें b एज इट इज और x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। पर हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे अगर दोबारा लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो ऊपर भी क्या आएगा? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्योंकि sec और cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है। तो 2 sec स्क्वायर 2x भी 1 हो जाएगा और 2 cos 2x भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 अपॉन में नीचे भी 0 आएगा क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। तो ये फिर दोबारा 0.0 की फॉर्म में जा रहा है। तो एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। कितना आएगा? 2 एज इट इज sec स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आएगा, sec 2x हो गया, और फिर चेन रूल कहता है कि sec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x होता है, और फिर 2x का भी डेरिवेटिव करना है, तो ये 2 आगे लिख दिया, माइनस का 2 cos 2x का करना है, तो 2 एज इट इज cos 2x का होगा माइनस sin 2x और फिर 2x का 2 और होल डिवाइड में नीचे दोबारा, अगर दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा? 6x हो जाएगा, तो b टाइम्स 6x। लेकिन हमने नोटिस करा कि अभी भी स्टिल, क्योंकि नीचे 0 x के लिए अगर हम पुट करते हैं 0 तो नीचे 0 आएगा, ऊपर भी चेक कर लो 0 ही आ रहा होगा। अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं 0 तो tan 2x पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा, और जो sin 2x है उसमें भी x के लिए 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम दोबारा क्या लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इसका कैसे करें? क्या लिखा है हमारा? ये क्या है? 2 to 4 4 to 8 8 टाइम्स क्या आ गया? sec स्क्वायर 2x tan 2x, ये आ चुका है, और माइनस माइनस प्लस का 4 sin 2x होल डिवाइड बाय 6px। यहाँ पर हम दोबारा क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव कर सकते हैं,
नीचे वाले का बहुत इजीली हो जाएगा, sin 2x का भी इजीली हो जाएगा, बस ऊपर वाले का इसका प्रोडक्ट रूल लगा कर दो, क्या आएगा 8 बार sec स्क्वायर 2x को बाहर रखते हैं, sec स्क्वायर 2x को बाहर रखते हैं, tan 2x का हो गया sec स्क्वायर 2x इनटू में 2 प्लस tan 2x को बाहर रखा, sec स्क्वायर 2x का करोगे 2 sec 2x tan 2x इनटू में 2 प्लस ये बंद हो गया ब्रैकेट, प्लस 4 sin 2x का cos 2x इनटू में 2 एंड होल डिवाइड बाय 6b, क्योंकि x का अब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिट अब लेते हैं, तो क्या आएगा आंसर। अब नीचे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे आपका जो x था वो एलिमिनेट हो चुका है, और अगर आप x के लिए अब 0 पुट करते हो तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 बचेगा, तो 8 के साथ ब्रैकेट में 2 बचेगा, होल ब्रैकेट था, प्लस 10 0 पे 0 हो जाएगा, तो सारा ही आगे वाला प्रोडक्ट भूल जाओ क्योंकि वो पूरा 0 आएगा, एंड प्लस में क्या बचा 4 के साथ cos 0 कितना होता है 1 और इनटू में 2 और होल डिवाइड बाय 6b, तो हमारा आंसर आ रहा है 16 प्लस 8 6b, ये कितना हो गया 24 बाय 6b, ये आ गया 4 बाय b, तो हमारा आंसर लिमिट इवैल्यूएट हो गई, क्या आ रहा आंसर 4 बाय b, एंड इक्वल टू क्या था माइनस है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये वाली लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पर दोनों इक्वल होंगे, तो 4 बाय b को आप इक्वेट कर सकते हो माइनस ए से, तो 4 इक्वल टू आ गया माइनस ए बी, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 5 माइनस ए बी, तो 5 माइनस ए बी क्या होगा, ए बी की वैल्यू अगर माइनस ए बी की वैल्यू 4 है तो आंसर होगा आपका 9, ये आएगा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे एल ऑपरेटर रूल से भी, ऐसा नहीं कि उससे इजी हो जाएंगे। अच्छा एक और प्रोसेस है, लाइक पहले इसमें बताओ किसी को डाउट है अनम्यूट करके, फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ। हाँ बेटा, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड से समथिंग, कुछ कहना है तो बोलो, बोलो भाई, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। इसमें बेटा किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सभी को क्लियर है? यस सर। तो एल ऑपरेटर लगाकर हमने सॉल्व कर लिया इस तरह से। अच्छा, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से भी करता तो भी शायद सॉल्व हो जाता और इतनी मुश्किल नहीं होती। आई थिंक एल ऑपरेटर रूल से थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो मैं तुम्हें तीनों तरीके से दिखाता हूँ क्योंकि आपको सारी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए लिमिट वैल्यूएट करने के लिए। और जैसे मैंने बोला कि आपको बेसिकली जैसे आपने एल ऑपरेटर रूल लगाया, एल ऑपरेटर रूल भी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि 3 बार करना पड़ा, क्यूब के लिए करना पड़ा, स्क्वायर के लिए करना पड़ा, फिर एक्स नीचे था उसके लिए भी करना पड़ा। तो 3 बार लगाने में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप साइन की गड़बड़ कर सकते हो, ब्रैकेट ढंग से नहीं लगाया कहीं पर, तो इसकी मिस्टेक हो सकती है और फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं था, लेट्स से न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको सिर्फ लिखना है कि आपका आंसर क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप जो आप ऑप्शन देखकर समझ जाते हो कि शायद मेरा तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर तो पता भी नहीं लगेगा, तो उससे लिए मिस्टेक हो सकती है। तो अब एक और तरीका जो नॉर्मल हम मैनिपुलेशन लेकर करते हैं, तो मैं वो करके दिखाता हूँ और फिर एक और तरीका दिखाऊंगा जो सबसे इजी है। तो लेट्स से ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये 0.0 की फॉर्म में आ रहा था, बट लेट्स से मैंने चूज किया कि मैं एल ऑपरेटर रूल नहीं लगाता हूँ। मुझे पेपर में कैसे पता लगेगा, साफ दिख रहा है कि नीचे जब तक बी एक्स क्यूब है तो आपको दिख रहा है कि नीचे जब तक एक्स हट नहीं जाता तब तक एल ऑपरेटर रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो एक्स जब भी बचेगा, चाहे कोई सी भी पावर एक्स की 1 2 या 3, हमेशा 0 आएगा, तो 3 बार तो करना पड़ेगा, साफ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं नॉर्मल जो मैनिपुलेशन करता हूँ उससे भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, tan 2x और sin 2x लिखा है, तो और मुझे पता है tan जो होता है वो sin बाय cos होता है, तो sin 2x तो कॉमन ही ले लो न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय cos 2x। ये सभी को समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? जल्दी से जल्दी से बताओ फटाफट। यस हाँ, सर। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें जो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ये आपको मतलब पूरा फुल अटेंशन से लाइक देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप मैं एक एक स्टेप लिखूंगा तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने ये लिख दिया तो इसका मतलब कैसे लिखा सर ने। tan 2x को लिखा sin 2x बाय cos 2x, sin 2x कॉमन लिया, एलसीएम लेके ये बन गया हमारा, ठीक है। अगर मैं कभी गड़बड़ करूं जल्दी जल्दी में तो बता भी देना, ठीक है, हाथ खड़ा कर देना या कहीं पे लिख देना, ऐसा हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर दूं जल्दी जल्दी में कहीं, ठीक है। ओके, डिवाइड में लिखा हुआ है bx की, ठीक है। तो हमने नोटिस करा यार sin 2x डिवाइड बाय एक 2x अगर नीचे लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको गायब कर देते हैं पहले।
तो इसको गायब करने के लिए मैंने क्या करा, साइन 2x जैसे ही देखा मैंने और मैनिपुलेट करके मैंने क्या करा, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई करा ताकि ये 1 हो जाए। 1 माइनस कॉस 2x को कैसे मैनिपुलेट करें, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, एंगल आधा कर देते हैं, मतलब अगर 2x लिखा है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइड में cos 2x ऐसा कैसा ही, और डिवाइड में चल रहा है 1 बाय बी एक्स क्यूब। आपने नोटिस करा कि एक x तो यहां से कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, और ये जो x स्क्वायर बचा b के साथ जो x स्क्वायर बचा है वो साइन स्क्वायर x के लिए काम आ जाएगा, साइन स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपका ये वाला पार्ट x स्क्वायर के साथ 1 हो गया, साइन 2x अपॉन 2x भी 1 हो गया, और cos 0 पे तो 1 ही होता है, उसके लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो क्या क्या बचा, एक 2 बचा ये वाला, एक 2 ये वाला बचा, और डिवाइड में cos 0 पे 1 होता है, और एक 1 अपॉन b बचा। तो आपका आंसर आ गया 4 बाय b। क्या यही आ रहा था हमारा एल ऑपरेटर लगाकर भी, तब भी यही आ रहा था। तो ये मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया, ये इसलिए करवाया कि कई बच्चों को लगता है कि सर ने तो बहुत अच्छी चीज समझा दी, एल ऑपरेटर रूल, इससे तो काम हमारा आसान हो गया और हम सिर्फ एल ऑपरेटर रूल लगाकर ही सॉल्व करेंगे, फिर इतनी टेंशन ले ही क्यों रहे कि कभी रैशनलाइज करें, कभी फैक्टराइज करें, कभी मैनिपुलेट करें, इतने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखें, तो उन सबकी जरूरत ही क्या है जब इससे काम बन रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए समझाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं कि एल ऑपरेटर रूल सबसे ईजी तरीका है, उसी से ही हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल मैनिपुलेशन से करोगे तो देखो आपने 1-2 स्टेप में ही खत्म कर दिया ऐसे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अनम्यूट करके बताओ भाई अगर किसी को डाउट है इसमें तो बेटा जल्दी से, किसी को भी कोई डाउट है तो। सभी को आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये मेरा एक मतलब ये एग्जांपल देने का मतलब मकसद मेरा यही था कि आप सिर्फ एक तरीका रट मत लेना कि सर ने ऐसे कराया था तो अब ऐसे ही करना है। ठीक है, एक और तरीका भी हो सकता था। एक और तरीका क्या हो सकता है, आपको कुछ सीरीज याद रखनी है इवैल्यूएट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज, साइन सीरीज, लॉगरिथम सीरीज। तो पहली है जैसे e रेज़ टू पावर x जो है, फ्यू इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बाय एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मतलब जो आपने e की पावर x का सीरीज होता है, क्या फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। कुछ फ्यू टर्म्स आपको याद रखनी, ये चलता ही रहता है इनफाइनाइटली इसी पैटर्न में। तो ये आपका एक एक्सपेंशन सीरीज है, सबकी होती है, e रेज़ टू पावर x की होती है, log x की होती है, e रेज़ टू sin x का होता है, tan x का होता है। तो ये याद रखना है, अगर ये याद है इससे भी कुछ लिमिट जो है हम इवैल्यूएशन करने में हमें हेल्प मिल जाएगा। तो सेकंड है e रेज़ टू पावर अगर -x है तो आप क्या करो, बस x की जगह -x रखते जाओ, तो 1 ये -x आएगा, स्क्वायर वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यूब वाला फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब जिसमें भी ऑड पावर आएगी वो नेगेटिव आएंगे, इवन वाले पॉजिटिव आएंगे। तो ये e रेज़ टू पावर -x का हो गया एक्सपेंशन सीरीज। थर्ड है log 1 प्लस x का, इसका एक्सपेंशन सीरीज है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। फोर्थ है log, अगर 1 माइनस एक्स आ गया, प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आ गया, तो इसमें बस क्या करोगे, x की जगह पर जहां पर भी है वहां पर माइनस एक्स रखते जाओ। तो जो स्क्वायर वाले थे वो तो नेगेटिव के नेगेटिव ही रहेंगे, जो इवन वाले, ऑड वाले भी अब नेगेटिव हो जाएंगे, तो सारे ही नेगेटिव आ जाएंगे, प्लस नहीं सॉरी माइनस ही आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेज़ टू पावर एक्स। ई तो हो गया आपका यूलर नंबर वाला, e रेज़ टू पावर एक्स, ए हो गया मतलब 2 की पावर x 3 की पावर x ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ऐसी एक्स लॉग ए की होल क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है लेट्स से लिखा है साइन एक्स, साइन का भी सीरीज होता है, साइन एक्स को हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आई होप सभी को फैक्टोरियल पता होगा, भी पढ़ चुके हो। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी प्लस माइनस चलेगा भाई, ऐसी एक्स माइनस मतलब स्क्वायर 4 ये नहीं आएंगे, बस ऑड वाली पावर आएंगी। तो एक्स के साथ नीचे फैक्टोरियल 1 जो कि होता है हमारा 1, फिर एक्स क्यूब के नीचे फैक्टोरियल 3, एक्स 5 के नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस आएगा, फिर एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका कॉस का सीरीज। अब आप कहोगे सर इतनी सारी सीरीज याद नहीं होती, तो मैंने आपको सारे मेथड बता दूंगा, मतलब मैंने सारे तरीके बता दिए कि मैनिपुलेशन करके भी कर सकते हो, एल ऑपरेटर लगाकर भी कर सकते हो, और ये एक्सपेंशन सीरीज से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ, अब आपको जो प्रैक्टिस जब आप करोगे तब आपको करके पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में किससे ज्यादा ईजी होता है। ठीक है,
पर आने चाहिए। अगर आते हैं आपको मेथड तो आप एक मेथड में अटकोगे नहीं। मान लो एल ऑपरेटर रूल आपको पता है सिर्फ, तो और बाकी मैनिपुलेशन आता ही नहीं आपको। तो मैनिपुलेशन आता नहीं आपको, एल ऑपरेटर रूल काफी लेंथी हो गया, तो आपको कम से कम एक और तरीका पता है कि इससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो कॉस का एक्सपेंशन सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस फिर ऑल्टरनेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 बाय फैक्टोरियल 4। तो इसमें इवन वाली पावर वाले आएंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा, कितनी लर्न करनी है? मुश्किल से 3 टर्म लर्न कर लो, मैं 4 लिख दिए, बस इतने भी बहुत है। हर एक की बस 3-3 टर्म लर्न कर लो, मतलब एक तरह से पैटर्न समझ जाओ कि करना क्या है, बस इतना बहुत है। ठीक है, बस क्यूब तक लर्न कर लो, जहां तक जैसे ये 4 टर्म है, इसकी 4 एक्सपेंशन तक याद रख लो। आगे लर्न करने की जरूरत ही नहीं। आप पूछोगे सर आगे क्या आता होगा, तो आगे करने की भी जरूरत नहीं, आपको जस्ट इतना पैटर्न पता लग जाए और इतने ही टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, 2 या 3 की बस, जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 10 का एक्सपेंशन सीरीज हो गया हमारा x प्लस, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे। अब आप इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, इसमें फैक्टोरियल को सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके ये लिखा हुआ है, इसकी भी सिर्फ 3 टर्म की जरूरत है। अब इसमें तो पैटर्न भी नहीं बन रहा, मतलब कुछ अलग ही टर्म्स आ रही है। x के बाद x क्यूब बाय 3 आ गया, फिर उसके बाद 2 बाय 15 आ गया। फैक्टोरियल नहीं है, 2 3 4 ऐसे नहीं है, 2 बाय 15 आ गया, और x स्क्वायर 5। तो पावर तो समझ में आ रही है, 1 3 5 चल रहा है, लेकिन जो कॉफिशिएंट है 1 1 बाय 3 और 2 बाय 15 आ गया। अब कोई पूछेगा सर आगे क्या आएगा, आगे लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो भूल जाओ मेथड अभी कि मैं समझाऊं तुम्हें कि कैसे आ रहा है, तो वो टाइम नहीं है वो बस। ठीक है, तो बस इतने ही टर्म लर्न कर लो 3-3 तक बस। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो सभी को पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा था। 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टाइम्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में एक्स स्क्वायर, और चलता रहता है ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा NC1 आ गया, NC2 आ गया, फिर NC3 आएगा, जिसको सॉल्व करके n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो फिर लेकिन वो आगे तक लर्न नहीं भी करना है तो भी काम चल जाएगा, बस 3 तक लर्न कर लो। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब मेरा ये वाला सीरीज बताने का, एक्सपेंशन सीरीज बताने का क्या पर्पस है और कैसे इवैल्यूएशन करने में हेल्प मिलेगी। लेट्स से अगेन वही क्वेश्चन लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? था भाई हमारा ये था, हम राइट लिमिट इवैल्यूएट कर रहे थे। भाई एल ऑपरेटर रूल मुझे लगाना आता है, बट मैंने देखा कि बहुत लेंथी हो रहा है। ओके, मैनिपुलेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनिपुलेट करूं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2 को लर्न ही नहीं करे भैया, याद ही नहीं आ रहे मुझे। तो मुझे एक्सपेंशन सीरीज अगर याद है, मतलब ये एक्सपेंशन के फॉर्मूले याद है, तो मैंने देखा 10x का एक्सपेंशन सीरीज में 3 टर्म मुझे पता है क्या होती थी, x क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x क्यूब। तो अगर x लिखा है तो x आएगा, लेकिन अगर 10 के साथ 2x लिखा है तो फिर जहां पर x लिखा है वहां पे 2x लिखोगे आप। पर उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, आपने देखा कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब है, तो सिर्फ क्यूब तक ही एक्सपेंड करेंगे, 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन दे रहा हूं क्यों। अगर आपका x टेंडिंग टू 0 है तो x अगर लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है और x 7 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इन तीनों को कुल मिलाकर आप सिर्फ x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब x टेंडिंग टू 0 है तो उसकी हायर पावर जो होंगी, जो आप ऐड कर रहे हो x क्यूब और x 7 हो, तो और छोटी होंगी। समझ में आ रही है बात? भाई x की वैल्यू अगर 1/2 है और आपको कोई कह देता है x प्लस x की पावर 10 बताओ कितना होगा, तो मैं कह दूंगा अप्रोक्सीमेटली 1/2 ही होगा। मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि x में जब आप x का 10 ऐड करोगे तो x का 10 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 10, तो 1/2 की पावर 10 बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.000 ऐसा कुछ आएगा। तो x में अगर उसको x का 10 को ऐड कर रहे हो तो ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो सिर्फ x की है, x की पावर जो 10 है वो नेग्लिजिबल सा हो जाएगा उसके सामने। तो ये तो मैंने 1/2 लिया, लेकिन मैं 0 की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्सटेंडिंग टू 0 अप्रोच कर रहा है तो x की हायर पावर जो होगी वो तो और छोटी हो जाएगी, तो और छोटी हो जाएगी तो लगभग उनका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो x की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट? नो सर। जल्दी से। नो सर। नो सर। तो ये लॉजिक भी मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कि गायब कर दिया ऐसे। अगर एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं होता, 1 होता, 2 कुछ और नंबर होता, फिर लिखना ही गलत हो जाएगा, फिर नहीं लिख सकते ऐसे। तो 10 का एक्सपेंशन सीरीज लगा दिया हमने। क्या था हमारे पास, x प्लस न्यूमरेटर में सिर्फ 2 टर्म लिख लेता हूं, क्या क्या, x और x की जगह 2x आएगा, फिर 2x का होल क्यूब डिवाइड बाय क्या लिखते हैं हम, 3 लिखते हैं। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, मतलब डॉट डॉट लिख सकते हो आप, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन 2x। साइन 2x क्या था हमारा, साइन x की वैल्यू ये थी, इसको भी
क्यूब तक लिख लो, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो x की जगह 2x आएगा, तो 2x माइनस पहली टर्म पॉजिटिव है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो 2x का होल क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, डॉट 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 ये भी चलता रहेगा, और होल डिवाइड में क्या चल रहा था, होल डिवाइड में था हमारा bx क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो आपको दिख रहा होगा 2x कट जाएंगे, दिख रहा है 2x और ये वाला 2x प्लस माइनस कट जाएंगे, तो हमारे क्या बचेंगे टर्म, क्यूब वाली टर्म्स बचेंगी। तो 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, जब ब्रैकेट ओपन करोगे उसका भी 8x क्यूब आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, राइट, क्लियर है, और होल डिवाइड में लिखा हुआ है 1/bx की, लिमिट चल रहा है एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, आगे वाली जो पावर है हायर पावर 5 4 उनको हमने इग्नोर कर दिया एज कंपेयर टू एक्स क्यूब, x तो कट गया। अच्छा देखो मैंने क्यूब तक ही ओपन क्यों किया, कोई बच्चा कहेगा सिर्फ 2x तक ही लिख दो कि 2x माइनस 2x 0 आ गया, और 0 फिर तो 0.0 की फॉर्म में बन जाएगा, तो हमें कहां तक इवैल्यूएट करना है, जहां तक लाइक नेक्स्ट जो पावर है वो बच जाए कम से कम, लाइक जैसे 2x और 2x तो कट गए, अगर ये नहीं कटते तो फिर आप क्यूब वाली टर्म को इग्नोर कर सकते थे, मान लो एक जगह पे आता 2x और एक जगह पे 3x होता तो माइनस एक्स बचता, तो माइनस एक्स सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस एक्स क्यूब वाली टर्म, तो उनमें मैं कहता ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, सिर्फ एक्स की वैल्यू ले लो, तो उसमें फिर क्यूब को इग्नोर कर देते, मतलब अगर ऐसा आ जाता माइनस एक्स प्लस 8x क्यूब बाय 3 प्लस 8x क्यूब बाय 6, तो इसको फिर मैं माइनस एक्स के इक्वल ले देता, और क्योंकि x वाली टर्म कट गई इसलिए फिर क्यूब वाली टर्म भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ज्यादातर दो ही मतलब सीरीज में से सिर्फ दो ही, पहली दो टर्म या 3 टर्म मैक्सिमम लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, और अब मैंने देखा एक्स क्यूब ऊपर नीचे क्या हो सकता है, कट सकता है, राइट, अगर मैं एक्स क्यूब सॉल्व करूं तो ऊपर नीचे कट सकता है वो, तो क्या आएगा, ये देखो 8 2 4 ये 3, तो एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया 8/3 प्लस 4/3 और डिवाइड बाय बी एक्स क्यूब चल रहा था, तो देखो एक्स क्यूब भी कट गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ गया 12 डिवाइड बाय 3 जो कि 4/b होता है, तो देखो ऐसे भी सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया अभी, यस सर। यस सर। जल्दी से अगर बेटा किसी को भी कुछ भी डाउट है हल्का सा, क्योंकि देखो अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा, पेपर में आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर ने बोला था बस एक्स क्यूब तक या 2 ही टर्म लेनी है या 3 टर्म लेनी है, लॉजिक समझो, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं होता तो फिर ये करना भी गलत है, और लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्योंकि अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है तो हायर पावर तो और ज्यादा क्लोज होंगी 0 के, तो उनको उसके कंपैरिजन में हम इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और मैंने एक्स क्यू वाली टर्म तक ही क्यों लिया, आगे वाली टर्म क्यों नहीं ली, उसका रीजन ये था, अगर आपका जो 2x और x जो x वाली टर्म है जिसमें x की और 1 है, अगर वो टर्म कटी गई कुछ बचा ही नहीं तो आपको नेक्स्ट टर्म कंसिडर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका 2x और 2x जो था दूसरा उसकी जगह 2x की जगह 3x या 4x होता तो आपकी x वाली डिग्री वाली एक टर्म बचती और क्यूब वाली बचती, फिर क्यूब वाली को मैं इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, और इस तरह से सॉल्व हो गया, तो तीनों मेथड सीख लिया आपने, एल ऑपरेटर रूल लगा सकते हैं, ये एक्सपेंशन सीरीज लगा सकते हैं और मैनिपुलेशन भी लगा सकते हैं, तो आपने तीनों मेथड में ये बात समझ भी ली कि ऐसा नहीं कि पहले से प्री ऑक्यूपाइड हो जाओ कि यार सिर्फ मैनिपुलेशन तो करना ही नहीं है वो तो टफ होता है, तो सर ने एक तो एक्सपेंशन सीरीज वाला बताया था और एक सर ने बताया था कि एल ऑपरेटर रूल लगा दो, तो वही दोनों लगा कर सारे सॉल्व कर लो आप, ऐसा नहीं होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला भी थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेंथी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है, नहीं तो इसके लिए अगर मैं स्टेप काउंट करूँ तो ये वाले तो वैसे मैंने समझाया यहाँ तक, तो मैंने ये लिखा है पहला स्टेप, इसके बाद एक्स क्यूब साफ ऊपर नीचे दिख रहा है कट जाएगा, तो 2 स्टेप मान लो, ये तो एक ही स्टेप है, तो 2 स्टेप में ही खत्म हो गया ये भी, और मैनिपुलेशन में भी आई थिंक 2 स्टेप में हो गया था, थोड़ा सा एल ऑपरेटर रूल में हमें थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि 3 बार लगाना पड़ा था, और ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने में थोड़ा सा हमें ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इवैल्यूएट करना है, तो फिर प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड लगाना है, कब आते तो तीनों इस बच्चे को, तो उससे कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस से पता लगेगा बेटा, प्रैक्टिस या हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन निकाल के मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो जिस बच्चे को लिमिट इवैल्यूएट करना आता है तो उसके लिए ये चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ईजी है, क्योंकि बेसिकली बार बार कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में आपको यही चेक करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन की लिमिट जब इवैल्यूएट करोगे लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, अलग अलग मेथड इवैल्यूएट करने के। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी का भी कंडीशन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, मैंने बता दिया कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं और कौन से अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a। कोई फंक्शन है जो मुझे पता करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। पहले बात अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी का, आपको मीनिंग समझ में आया था ज्योमेट्रिकली कि फंक्शन जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि फंक्शन अगर ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर तो यानी फिर वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब बीच में ब्रेक आ गया, फंक्शन जो है वहां पर डिफाइंड नहीं है। तो हमें उसकी कंडीशन चेक करी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, तीनों सेम होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी का अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब पता होगा आपको। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, बेसिकली एक स्लोप देता है टेंजेंट का एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैंने इसकी कंडीशन लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, कोई बच्चा बताओ जल्दी से, याद दिलाओ। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन मैंने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में या नहीं? नो सर। नहीं नो करी। सर। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a के लिए, किसी फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं उस पॉइंट पर, तो उसके लिए टेस्ट क्या है हमारा कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नॉट लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, उन दोनों पॉइंटों पे क्या होना चाहिए, सॉरी दोनों पॉइंट कह रहा हूं, दोनों जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पर दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब मैं लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन करूं या राइट साइड से अप्रोच करके करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। इसका मतलब बेसिकली हम एक यूनिक टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं कि आप क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिकली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और उसका स्लोप निकाल सकते हो। ये कंडीशन मतलब बात हो रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जो लेफ्ट साइड से अगर हम स्लोप निकालें टेंजेंट का या राइट साइड से निकालें उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें इक्वल टू के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में तो आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी निकालते थे कि वो पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड भी है या नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव करना है। इक्वल टू पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, और ये डेरिवेटिव है, लिमिट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या एक्सप्रेशन है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। जब लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो सॉरी नीचे आएगा माइनस h। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने के लिए एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये कैसे आया, बेसिकली होता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस लिखोगे आप लेफ्ट हैंड, उसके लिए ऊपर लिखोगे x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन, यहां पर सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ए आएगा, मैंने x लिख दिया, यहां पर a लिख देना जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, और नीचे यहां पर x भी हटा दो, यहां पर लिख देना a माइनस एच, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, a से थोड़ा सा कम यानी a माइनस एच। और ऐसे यहां पर तो हमने क्या किया, ऐसे सॉल्व किया, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लिखना चाहिए था एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिखते हैं। ये कैसे है, आपको याद होगा कि आप स्लोप पढ़ते थे 11th क्लास में कि किसी लाइन का 2 पॉइंट अगर पता है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली आपको क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ कर्व पर, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा एट x इक्वल टू a लेफ्ट साइड से, तो वो स्लोप का फॉर्मूला तो वही रहना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये आपका y2 है और जो मैंने a लिया है वो क्या है आपका fy1 है वो, और नीचे जो लिखा है ये आपका x2 है, ये आपका x1 है। क्लियर है? ठीक है बेटा? Yes, तो sir. जैसे मैं एक कर्व दिखा भी देता हूं तुम्हें, जैसे लेट्स से मैं इस a पॉइंट पर x इक्वल टू a पॉइंट पर, इस पॉइंट पे लेट्स से
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहा हूँ तो लेट्स से कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर Q पॉइंट। तो ये आपका क्या है बेसिकली x कॉमा एफ एक्स है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका a कॉमा एफ ए, क्योंकि अगर x की वैल्यू a होगी तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए होगी। तो ये आपका y2 x2 ले लिया आपने, और ये आपने x1 y1 ले लिया। तो जब आप अगर स्लोप निकालोगे किसी का लाइन का, ये तो यहाँ पर तो टेंजेंट नहीं है, यहाँ पर क्वाड की फॉर्म में, तो इसका अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो आप कैसे लोगे, 2 पॉइंट लेकर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 लगाओगे। फिर आपने क्या करा, कंडीशन लगा दी, क्योंकि आपको टेंजेंट बनानी है, तो आपने क्या करा, जो x है उसकी वैल्यू हमने, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू हमने ले ली a माइनस एच, मतलब a के बहुत क्लोज लेफ्ट साइड पे ले ली, यानी बहुत बहुत क्लोज यहाँ पर, बहुत ही उसमें क्लोज में, मतलब जहां पर x की वैल्यू a है वहां पर बहुत लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत क्लोज एक पॉइंट ले लिया जहां पर आपका जो x माइनस a है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो a से थोड़ी सी कम है, कितनी कम है, h कम है, और उस h को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कन्वर्ट करके यही फॉर्मूला फिर ये बन जाता है, कैसे, क्योंकि x को आप रिप्लेस करोगे किससे, x को रिप्लेस करोगे a माइनस एच से, fa तो fa ही रहेगा, नीचे x की जगह आप क्या लिखोगे, a माइनस एच लिखोगे, तो a माइनस एच में a और माइनस a वो तो कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एच बचेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये वाला स्टेप लिखते हैं, उसके बाद फिर ये लिखते हैं। तो मैंने सेकंड वाला डायरेक्टली लिख दिया ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो, लेकिन समझा भी दिया कि कैसे आया। ठीक है, क्लियर। आपको ये बताएगा मुझे, जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव करूंगा तो नीचे जो होगा वो क्या आएगा, एच आएगा या माइनस एच आएगा, प्लस एच प्लस प्लस एच आएगा, और जो ऊपर लिख रहे हैं हम ए माइनस एच, उसकी जगह क्या आएगा, ए प्लस एच आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का भी एक्सप्रेशन जल्दी से लिख देता हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू ए क्या होगा, लिमिट वही एच वाला ही लिख रहा हूँ, एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी वो अलग अलग दी होगी अगर हमें, तो फिर फंक्शन भी हमें अलग अलग लेना है, ए प्लस एच मतलब राइट हैंड वाला लेना है, और ऊपर ए माइनस एच में लेफ्ट हैंड वाला, मतलब अगर हमें दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू ए पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं ए माइनस एच वाला लूंगा जब लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूँ, और राइट हैंड में राइट हैंड वाला लूंगा। तो अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला है तो फिर ए प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव में वहां पर ये पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से जो आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब जल्दी से, अच्छा ये तो हो गया कि कैसे निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, या जिनको हमें टेस्ट करना है कि भाई डायरेक्टली देखकर कि भाई कि ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें से लेट्स से हमारा जो ग्राफ है, एक फंक्शन ऐसा होता है जो कंटिन्यूस हर जगह होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, मॉड फंक्शन। तो जो आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है वो कंटिन्यूस तो हर जगह बट डिफरेंशिएबल नहीं है हर जगह पे। तो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपको ग्राफ याद आ रहा होगा। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा ग्राफिकल लाइक अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन आता है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, या फंक्शन को देखकर उसके दिमाग में जल्दी से ग्राफ समझ में आ जाता है कि हर मतलब फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत ईजी नहीं है, बट कुछ फंक्शन जो है टिपिकल फंक्शन, उनसे हम आइडिया ले सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा उसका, और उसको उसको देखकर ही बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो अगर मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 पर ये चेक करो क्या ये कंटिन्यूस है, तो मैं कहूंगा कंटिन्यूस तो पक्का है, क्योंकि जो वैल्यू है लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, y का जो वैल्यू है फंक्शन का वैल्यू वो 0 ही आ रहा है, और एग्जैक्टली 0 पर भी y कितना 0 है, तो कंटिन्यूस तो है ही हर जगह पे। हमने पढ़ा भी था कि एफ एक्स जो जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं हर जगह पर, उसमें साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, जिसमें से ये क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस है। पर क्या ये डिफरेंशिएबल भी है हर जगह पे, तो हमने देखा कि अब मैं कहां पर चेक करूं, क्योंकि इसमें ये तो बोला ही नहीं कि कहां पर चेक करना है डिफरेंशिएबली। तो कंटिन्यूस तो मुझे पता है हर जगह होता है, पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मुझे कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, तो जितने भी ये मॉड फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनमें हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब जैसे ये ग्राफ जो टर्न कर रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, कहां पर ले रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको 0 पुट कर दो, मिल गया हमें। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे बस टेस्ट करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ को देखकर ऐसे नहीं बोलते कि डायरेक्टली कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए समझना है कैसे। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं इस पॉइंट पे चेक करना चाह रहा हूं, x इक्वल टू a पर। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करूंगा, तो लेट्स से मैंने पॉइंट लिया p,
राइट साइड से अप्रोच करूंगा, राइट से पॉइंट लिया Q। तो जब मैं लेफ्ट साइड से लेता हूँ तो मेरी जो टेंजेंट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, मतलब टेंजेंट नहीं, पहले कॉर्ड बनेगी लेट्स से ये, फिर P को मैं क्लोज लेके आ रहा हूँ, मतलब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो मैं P को क्या करूंगा, इस x इक्वल टू a यानी कि लेट्स से पॉइंट है T, तो T के पास लेके आऊंगा, तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो आपको देखना है कि ये जो लाइन थी हमारी, या कॉर्ड थी, उसका स्लोप किसकी तरफ जा रहा है। तो मैंने नोटिस करा जैसे जैसे मैं इसको P पॉइंट को P1 P2 P3 T पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लाइक लेके आऊंगा, जब x इक्वल टू a लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो टेंजेंट का जो बिहेवियर है, मतलब जो टेंजेंट मिलेगी या कॉर्ड का जो हमें स्लोप मिलेगा, वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट, मतलब ऐसे बनेगी। फिर एक जगह जाकर जब आप T के बहुत क्लोज आ जाओगे तो एक टेंजेंट कुछ ऐसे बन जाएगी, राइट, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, राइट, समझ में आ रहा है सभी को। Yes. Yes, sir. कर्व जो होगी वो इस तरह से थी, फिर ऐसे ऐसे होके फ्लैट हो जाएगी, मतलब जब T के बहुत क्लोज आ जाओगे आप लेफ्ट साइड से, तो टेंजेंट बन जाएगी, मतलब जो पॉइंट है P इतना पास आ जाएगा कि वो ऑलमोस्ट टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा, राइट साइड से भी अगर लेते हैं, अगर मैं राइट साइड से भी लेता हूँ, तो मैंने देखा जो टेंजेंट का बिहेवियर है वो फिर वही हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट। तो मैंने नोटिस करा कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पॉइंट पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ, तो दोनों जो है वो सेम वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं, किसको, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, तो इस केस में 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब ऊपर वाले में चलते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी टर्न हो रहा है, ये जो आपका पैराबोला, इसमें भी आपका जो ये वर्टेक्स है T पॉइंट, यहाँ पर एक टर्न है, मतलब इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट पे क्या था, डिफरेंशिएबल था। अब कुछ कुछ ऊपर वाला फंक्शन भी ऊपर ऐसी है, मतलब इसका ग्राफ देखूं तो मैं ग्राफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही टर्न हो रहा है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा। पर अब थोड़ा सा समझते हैं, देखो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक तो होता है टेस्ट, तो मैं कर ही लूंगा फॉर्मूला लगाकर कि है या नहीं, पर इसको वैसे समझते हैं क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ कोई भी P, लेट्स से पॉइंट है O, तो इसका जो स्लोप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, राइट। अच्छा, ये स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस लाइन का स्लोप जो मैंने बनाया नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो आपको पता लग रहा है यार ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये नेगेटिव ही देगा स्लोप, ठीक है। फिर इसके और पास आ जाओ, नीचे आ जाओ, तब भी स्लोप नेगेटिव, तब भी नेगेटिव, जैसे जब नीचे पास आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव ही आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। Yes, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो जितनी भी हम टेंजेंट बना रहे हैं, अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस पे टेंजेंट कैसे बनेगी, कई बच्चों को माइंड में होता है टेंजेंट जो है वो तो लाइक ऐसे ही बनती है, एक पॉइंट पे टच होके जाती है, तो ये तो पूरी की पूरी लाइन ही आ रही है। बेटा टेंजेंट का स्लोप निकालने का मतलब है आपको 2 पॉइंट लेने, और उस मतलब जो ओरिजिन है 0 0 और उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करके कर्व पर कोई एक पॉइंट लेना बहुत पास, तो 2 पॉइंटों से स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसी तरह से लाइन का स्लोप आएगा जो कि नेगेटिव आएगा। तो आपने नोटिस किया कि जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 पॉइंट पर x0 पर लेफ्ट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव आएंगे, तो उनका टेंडेंसी नेगेटिव है, मतलब स्लोप आएगा लेकिन क्या आएगा, चलो वो छोड़ दिया हमने, लेकिन नेगेटिव आएगा। लेकिन जब राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, स्लोप Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। 0 को तो अप्रोच नहीं कर रहा, इस 0 को कर रहा है नहीं ना, 0 को अप्रोच नहीं करेगा, राइट। पिछले वाले में तो क्या था, पिछले वाले में भी आपको सर एक साइड से लेफ्ट साइड से आ रहा था और एक राइट साइड से आ रहा था, वो भी अलग अलग थे, लेकिन दोनों के दोनों 0 को अप्रोच कर रहे थे, दिख रहा था हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो आप मतलब जैसे आपने 2 पॉइंट लिए, यहाँ पर लिया एक पॉइंट और यहाँ लिया, प्रॉक्सिमिटी में भी लिया, तब भी वो जो स्लोप है वो पहले वाला पॉइंट पर भी वही था, इधर भी यही है, इधर भी यही है, क्योंकि लाइन तो वही रहेगी ना। तो स्लोप इस बार क्या होगा, 0 का अप्रोच नहीं कर रहा, वो वही का वही है जो पहले था, और इस केस में -1 आएगा, क्योंकि आपको पता है जो मॉड एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 2 एक्यूट एंगल पे 45 डिग्री पे इस तरह से 2 रे बनती है, तो इसका स्लोप नेगेटिव बनाएगा और इस वाले का स्लोप कितना आएगा, पॉजिटिव बनाएगा। और ये आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर भी प्रूव कर सकते हो कि यही आएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो जहां पर हमने एक चीज नोटिस करी, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और एलिब्रेट करूंगा और चीजें समझाऊंगा। तो मैंने ये सीखा कि जब शार्प टर्न आता है, मतलब मैं ग्राफ को देखकर बता रहा हूँ, वैसे तो मैं एवेल्युएट कर ही लूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ग्राफ से हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, इररिस्पेक्टिव कि भाई हमें एक फंक्शन दिया क्या हुआ, तो ग्राफ अगर हमें पता है तो डायरेक्टली देखकर आप बता सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, इवेल्युएट करने में टाइम लग जाता है, तो वो टाइम सेव करने के लिए एक तरीका है, बट अदरवाइज वो तो आना ही चाहिए तरीका, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर नहीं भी पता लग रहा तो आप उसको टेस्ट कर लो, जो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन हमने एक चीज सीख ली कि जब शार्प टर्न आता है इस तरह से ग्राफ में,
तो जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर, शार्प पॉइंट पर, जो पॉइंट जहां पर शार्प टर्न हो रहा है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो आई होप सभी को समझ में आया होगा भाई। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट भाई जल्दी से? सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो मैंने तीनों मेथड बताए बेटा, सभी मेथड आने चाहिए आपको, प्रैक्टिस करोगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पलर आपकी बुक है, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपका फर्स्ट टर्म में आ चुका है, आई होप सभी को वैसे आता होगा। तो क्वेश्चंस एमसीक्यू जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए हैं सारे ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बेटा, कुछ और जेई लेवल के कराऊंगा क्वेश्चन जो पेपर में पास्ट पेपर में आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पर आपको सारे मेथड आने चाहिए एंड सारे रूल्स ये याद रखना जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.